हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा एज यूजुअल इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक। उसके बाद हम देखेंगे लेथ सॉफ्ट सेल टर्टल। टर्टल्स का जनरली जो शेल होता है वो हार्ड होता है, लेकिन टर्टल का ही एक स्पीशीज़ हैं जिनका जो शेल होता है अपर मोस्ट कवरिंग होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस टर्टल के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। हमारा अगला टॉपिक है चिनकुकी मिज़ो रिफ्यूज़ी। ये रिफ्यूज़ी बांग्लादेश से इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, इंडिया में मिज़ोरम की तरफ। क्या कारण है, क्यों मूव कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लू बगिंग, जो कि एक तरीके का साइंस एंड टेक का टॉपिक है, हैकिंग के बारे में है, यहाँ पर इसको हम जानेंगे। हमारा अगला टॉपिक है चाइना होल्ड फर्स्ट चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम विदाउट इंडिया। यहाँ पर चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम एक मीटिंग हो रहा है बिना इंडिया का, चाइना ने ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक होगा दुनिया का सबसे एक्टिव वल्कनो माउना लोआ। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग बट ये 38 साल बाद इरप्ट हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, राइट। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड इंसिस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। यू जस्ट नीड टू टाइप इन @BIS Academy। हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द रेगुलर अपडेट्स ऑफ वीडियोस ऑन टाइम, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक। तो पहला दिन कौन सा आता है 26 नवंबर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हर एक देश का अपना एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ जिसके अकॉर्डिंग जो भी लॉज होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं देश में, कैसे लीगल सिस्टम काम करेगा, कैसे वहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स काम करेंगे, सब कुछ मेंशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तमाम चीज़ें हैं, कुछ वायलेट हो रहा है तो आप किसके पास जाएंगे? तो इसके लिए पूरा जज या जुडिशरी सिस्टम बनाया गया। जुडिशरी सिस्टम क्या फॉलो करेगी? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लॉज मेंशन होते हैं। यहाँ पर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल देख सकते हैं। प्रीएम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपके वनडे एग्जाम हो या फिर इवन यूपीएससी में भी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। तो आपको प्रीएम्बल तो ज़रूर ही याद होना चाहिए। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरेन डेमोक्रेटिक पब्लिक एंड टू शेयर सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। अब यहाँ पर 3-4 चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या है? जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। यहाँ पर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ये आपको याद होना चाहिए एक तरीके से। तो 26 नवंबर को हर साल हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 1949 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? तो ये एक इलेक्टेड बॉडी होता है जो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने या फिर उसको चेंज करने के लिए फॉर्म होती है। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और वहाँ पर फाइनली जनवरी 26, 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था और उसको इन्फोर्स किया गया था, राइट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 26 जनवरी 1950 में इसको हमने एनफोर्स किया था। उस समय जब इसको एनफोर्स किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अमेंडमेंट्स हुए हैं, 100+ अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट्स मतलब क्या होता है? चेंजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका भी प्रोविज़न है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूरत पड़ने पर चेंज कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से 100 से ज़्यादा बार अमेंडमेंट हो चुका है और 395 से लेकर अभी तक हम 448 आर्टिकल पर पहुँचे हैं। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़, एवरी प्रोविजंस आर बीइंग मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगला इंपॉर्टेंट डे है 28 नवंबर, रेड प्लैनेट डे। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? आपको पता होगा, मार्स। मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट। अगर हम सन से देखें तो चौथा प्लैनेट है, इसको हम मार्स कहते हैं। पूरे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं हमारे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस। पहले नेपच्यून भी प्लैनेट में आता था, लेकिन अब नेपच्यून को काउंट नहीं करते हैं, राइट। तो अभी हमारे फिलहाल कितने प्लैनेट्स हैं? तो 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं। तो 28 नवंबर को हम रेड प्लैनेट डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इसी दिन 1964 में नासा ने मैरिनर 4 लॉन्च किया था। मैरिनर 4 क्या है? तो ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो कि मार्स पर लैंड हुआ था। इसीलिए 28 नवंबर को हम रेड प्लैनेट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। रेड प्लैनेट या फिर मार्स कह लीजिए, एक बहुत ही अलग तरीके का प्लैनेट है। वहाँ पर पोलर आइस कैप्स, कैनियंस, एक्सटिंक्ट वल्कनोज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहाँ पर लाइफ फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इवन अगर आप मूवी देखने के शौकीन होंगे तो मार्शियन नाम की एक मूवी आई थी, आपने नहीं देखा होगा तो देखिएगा। वहाँ पर बताया गया है कि कैसे वहाँ पर कोई साइंटिस्ट फंस जाता है, कैसे वहाँ पर वो सर्वाइव करता है।
तो क्या मार्स पर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, यही एक मुद्दा होता है साइंटिस्ट के खोज का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज़ इंटरनेशनल जैगुआर डे। जैगुआर क्या है, तो एक कैट फैमिली, जैसे लायन होता है, चीता होते हैं, तो उन्हीं के फैमिली का एक एनिमल है। तो 29 नवंबर को हम इंटरनेशनल जैगुआर डे सेलिब्रेट करते हैं। जैगुआर अमेरिका का लार्जेस्ट कैट या फिर लार्जेस्ट वाइल्ड कैट के रूप में भी जाना जाता है, और ये एक अम्ब्रेला ऑफ स्पीशीज़ जो है उसका पार्ट है, मतलब इसके कंजर्वेशन के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं स्पेशली। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट हैं, या फिर ख़त्म होने के कगार पर हैं, तो उनको बचाने के लिए बहुत सारे स्पेशल डेज अलॉट किए जाते हैं। उसी तरीके से जैगुआर के बारे में अवेयरनेस या फिर उनको बचाने के लिए इंटरनेशनल जैगुआर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम 29 नवंबर को, राइट। ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर में भी आता है। इंटरनेशनल जैगुआर डे क्यों क्रिएट किया गया था, ताकि जैगुआर्स के बारे में जो भी इंक्रीजिंग थ्रेट्स थे उनको रिलेटेड, उनके बारे में लोगों को अवेयर कराया जा सके, और मेक्सिको अर्जेंटीना में इनके सर्वाइवल बहुत ही आसान बनाया जा सके। इसके लिए इंटरनेशनल जैगुआर डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट डे है 1 दिसंबर। इसको हम एज अ वर्ल्ड्स एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एड्स क्या है, तो एड्स आप जानते ही होंगे, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ये HIV कह लीजिए या फिर आप एड्स कह लीजिए। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। अगर किसी में ये वायरस पाया जाता है, इनको ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उसको एड्स हो जाता है। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये एड्स का फुल फॉर्म है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसको हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट अभी तक कोई प्रॉपर नहीं आ पाया है, ना ही कोई इसके लिए वैक्सीन आ पाया है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो जाता है जिसके लिए अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग अवेयर रहेंगे तो इससे कम इन्फेक्टेड होंगे। अभी अगेन हम इसमें बहुत डीप में नहीं जानेंगे, बस हम इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर जान रहे हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहली बार इसको 1988 में सेलिब्रेट किया गया था। इस साल के थीम की बात करें तो एग्जाम्स में आपको देखिए यहाँ पर यही सब आता है कि इस साल का थीम क्या रहा है, कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, कैसे सेलिब्रेट किया गया, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो इस साल का थीम है रॉक द रिबन, राइट। यहाँ पर इस दिन हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, लोग एक साथ एकजुट हो और HIV के अगेंस्ट में लड़ें और सपोर्ट करें। जिनको भी अगर HIV हो गया है तो उनको नॉर्मल लाइफ जीने में सपोर्ट करें, क्योंकि जिनको भी HIV हो जाता है उनका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। HIV का जो पर्पस होता है, क्या होता है, हर साल नए नए इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनाए जाएँ ताकि पूरे हेल्थ सिस्टम को इंक्रीज़ किया जाए। जो भी लोग एड्स से जूझित हैं वो अच्छे से उनसे लड़ सके, या फिर अगर हो सके तो उनको बचाया भी जा सके, राइट। सो दैट वॉज द रीज़न वाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड्स एड डे ऑन 1 दिसंबर। 2 दिसंबर के दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है, मतलब इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल क्या होता है, हम जानते हैं पोल्यूशन अगेन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। एनवायरनमेंट के साथ साथ ही जितने भी स्पीशीज़ रहते हैं, बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्लांट हैं, एनिमल्स हों, ह्यूमन्स हों, सबके लिए पोल्यूशन हार्मफुल होता है। पोल्यूशन कई तरीके के होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, तमाम तरीके के एयर पोल्यूशन है। और इन सारे पोल्यूशन से इंसानों को और एनवायरनमेंट को क्या दिक्कत आ सकती है, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 और 3 दिसंबर के दिन ही भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था। इस दिन एक ये इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर है, इस इंडस्ट्री से एक बहुत ही जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड ये वहाँ से लीक हो गया था, और भोपाल में जो भी रह रहे थे उस समय अगल बगल के लोग बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्टेड हुए थे। इवन बहुत कम लोग वहाँ पर बच पाए थे, और अभी तक कुछ लोग उससे जूझ रहे हैं। सो दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। एक स्पेसिफिक डेज के लिए अलॉट किया गया है। अगला दिन आता है इंटरनेशनल डे ऑफ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब क्या होता है, मजदूरी, बंधुआ मजदूरी आप कह सकते हैं। वो बॉन्डेड लेबर हो गया। बॉन्डेड लेबर इज़ काइंड ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी अभी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मॉडर्न स्लेवरी के रूप में अभी भी लोग जूझ रहे हैं। 40 मिलियन लोग, लगभग 4 करोड़ लोग अभी भी मॉडर्न स्लेवरी के फॉर्म में परेशान हैं। स्लेवरी क्या होता है, स्लेवरी मतलब कि एक नौकरशाही, नौकर की तरह आदमी काम करता है, उसके जो भी पेमेंट होनी चाहिए उसके हिसाब से, मान लीजिए कोई दिन भर काम कर रहा है, उसका मजदूरी 500 रुपये होना चाहिए, तो उसको 500 रुपये ना दे के उसको सिर्फ खाना खिलाया दिया जाता है, या फिर बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं। उससे हम उस टाइप के काम को हम स्लेवरी कहते हैं। जो भी इंसान इस तरह की कंडीशन में काम कर रहे हैं उन्हें स्लेव्स कहा जा सकता है। तो मॉडर्न स्लेवरी उसी कहते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जो लोग कहीं काम कर रहे हैं, अगर सर गवर्नमेंट ने कहा है कि सैलरी, मिनिमम सैलरी अगर 15,000 है, तो लोग 7,000 में भी पर मंथ काम कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का स्लेवरी ही हुआ। तो इस तरीके के स्लेवरी से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है अभी भी जो एग्जिस्ट करता है। एंशिएंट टाइम में या फिर बहुत ही पहले तो ये एग्जिस्ट करता ही था, स्लेव सिस्टम था ही, इंडिया में भी था, लगभग हर देश में था। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा स्लेव्स पाए जाते थे, और इवन उससे पहले भी राजा महाराजा के समय में भी स्लेवरी सिस्टम था, दास दासियाँ होती थीं। लेकिन अभी मॉडर्न ज़माने में आप देख सकते हैं कंट्री डेमोक्रेटिक हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, एजुकेशन आ गया है, साइंस आ गया है, फिर भी लोग मॉडर्न स्लेवरी से जूझ रहे हैं। इसलिए एक स्पेसिफिक डे यहाँ पर मनाया जाता है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक,
एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है और साथ ही बहुत सारे यहाँ पर अपेंडिक्सेस होते हैं, जैसे साइट्स हो गया, WF हो गया। तो जो भी एंडेंजर्ड जो भी स्पीशीज़ हो, जो भी प्रोटेक्शन दी होती हैं स्पीशीज़ के लिए, स्पीशीज़ भी चाहे कोई भी स्पीशीज़ हो, प्लांट स्पीशीज़ हो, एनिमल स्पीशीज़ हो, उनके लिए अलग अलग तरीके की प्रोटेक्शन दी जाती है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो खबरों में क्या है, यहाँ पर लेट सॉफ्ट शेल टर्टल को अपेंडिक्स 2 से हटाकर अपेंडिक्स 1 में रखने के लिए इंडिया ने एक प्रपोजल दिया है। ये प्रपोजल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा, ये साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? तो इनके अपेंडिक्सेस होते हैं, 1 2 3 3 अपेंडिक्सेस होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिसमें ये स्पीशीज़ को लिस्ट करते हैं। जो भी स्पीशीज़ थ्रेटेंड हो या फिर एंडेंजर्ड हो, उसके हिसाब से इनको लिस्ट किया जाता है और प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड जो भी प्रोटेक्शन होता है वो दिया जाता है। ये पनामा की 19th मीटिंग साइट्स यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है, यहाँ पर ये प्रपोजल दिया गया था। तो अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और इस टर्टल को साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रख दिया जाता है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस यही होगा कि जो भी लीगल इंटरनेशनल ट्रेड होगा, ये अश्योर किया जाएगा कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं हो रहा है। कमर्शियल पर्पस मतलब क्या होता है? स्पीशीज़ को अगर एक जगह से दूसरी जगह बेचा जा रहा है या ख़रीदा जा रहा है और वो भी अपने बेनिफिट के लिए, तो वो चीज़ नहीं होगा। अगर कभी भी लीगल इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो वो इनके स्पीशीज़ को बचाने के लिए या फिर दूसरे रीज़न के लिए हो सकता है, लेकिन कमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होगा। ये सबसे पहले इंश्योर होगा। उसके बाद जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है स्पेसिमेन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो सिर्फ रजिस्टर्ड फैसिलिटी के द्वारा ही की जाएगी। ऐसा नहीं है कोई भी इंटरनेशनली इसको ट्रेड कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी रजिस्टर्ड मेंबर्स होंगे वही इसका ट्रेड कर सकेंगे, राइट। और क्या फ़ायदा होगा? तो साइट से प्रोटेक्शन अगर इसको मिल जाता है अपेंडिक्स 1 में, तो उसका जो स्पीशीज़ है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं। अब ये तीनों अपेंडिक्स में क्या क्या प्रोविजंस आई है हम देख लेते हैं साइट्स के। तो साइट्स में 3 अपेंडिक्स होती हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अब ये 3% क्या शो कर रहा है? तो मतलब स्पीशीज़, जितने टोटल स्पीशीज़ हैं उसमें कितने परसेंटेज अपेंडिक्स 1 में है, ये 97% अपेंडिक्स 2 में है और बचे हुए 1% अपेंडिक्स 3 में है। अब इसमें क्या है, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इनमें एनिमल और प्लांट दोनों के स्पीशीज़ इंक्लूडेड होते हैं। तीनों अपेंडिक्सेस में टोटल कितने स्पीशीज़ हैं? तो टोटल 36,000 स्पीशीज़ है अपेंडिक्स। पहले अपेंडिक्स 1, यहाँ पर 15% एनिमल स्पीशीज़ हैं, 85% प्लांट स्पीशीज़ हैं। मतलब एनिमल स्पीशीज़ कम है, प्लांट स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेंड है या फिर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीशीज़ थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, मतलब कि जो कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, बिल्कुल कगार पर हैं। यहाँ पर क्या प्रावधान है? तो इंटरनेशनल कमर्शियल क्रेड रोका जाता है, जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख लिया है। इस टर्टल को अगर अपेंडिक्स 1 में लिस्ट किया जाता है तो उसका इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड पर रोक लग जाएगी। नेक्स्ट क्या है? अपेंडिक्स 2, इसमें 65% एनिमल स्पीशीज़ हैं, 35% प्लांट स्पीशीज़। यहाँ पर एनिमल स्पीशीज़ के नंबर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो थ्रेटेंड होंगे एक्सटिंक्शन के, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगा। इसके लिए उसके ट्रेड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी एनिमल है, स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट कैसे होती हैं, उनका या तो फिर एक्सेस में एक्सप्लॉइट किया जाता है। कुछ एनिमल है मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके स्किन, उनके बॉडी, उनके बोन। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको खाने के लिए एज अ मीट इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवर यूज़ या फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन ट्रेड के थ्रू या किसी के थ्रू जो किया जाता है, उसी वजह से जो भी थ्रेटनिंग होती है या फिर एनिमल स्पीशीज़ होती हैं या प्लांट स्पीशीज़ ख़त्म होने के कगार पे आती हैं, यही सारे वजह होते हैं। और इन सब वजहों की वजह से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अपेंडिक्स 2 में ऐसे स्पीशीज़ का प्रोटेक्शन दिया जाता है जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट हो रही हों, लेकिन फिर भी उनको ज़रूरत है। लास्ट आता है हमारा अपेंडिक्स 3। इसमें सिर्फ रेगुलेशन, जुरिडिक्शन पार्टी जो होती है वो अलग अलग जगह पे इंटरनेशनल ट्रेड पे कंट्रोल करती हैं, ताकि ऐसे इलीगली बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड ना हो जाए चीज़ें, स्पीशीज़ जो होती हैं। उसके लिए प्रावधान यहाँ पर अपेंडिक्स 3 में है और सिर्फ 1% लिस्टिंग की गई है यहाँ पर। 95% एनिमल स्पीशीज़ हैं और 5% प्लांट स्पीशीज़ है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइट्स प्रोटेक्शन। साइट प्रोटेक्शन के 3 अपेंडिक्सेस हैं, तीनों अपेंडिक्स में अलग अलग स्पीशीज़ को एनिमल प्लांट्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉफ्ट शेल टर्टल क्या है। तो सॉफ्ट शेल टर्टल जो है एक फ्रेश वाटर टर्टल होते हैं। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उनके जो शेल होते हैं, आउटर शेल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। पेनिनसुलर इंडिया क्या है? तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये पूरा रीजन पेनिनसुला का है, पेनिनसुलर इंडिया है। तो यहाँ की जो भी नदियाँ होती हैं, रिजर्वायर होती हैं, उनमें ये टर्टल्स पाए जाते हैं। इनको थ्रेट्स क्या है? तो पिछले 30 साल से इनको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक्सप्लॉइट किस सेंस में? चाहे ट्रेड किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, तो कई तरीके से इनको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इनको इलीगली हंट किया जा रहा है, पोच किया जा रहा है और इंडिया में ही कंज्यूम किया जा रहा है। इवन कुछ ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको इंटरनेशनली मीट के लिए एज अ मीट ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 30 साल में इनका
जो पॉपुलेशन है 90% तक घट चुका है। अगर 100 टर्टल उस समय पाए जाते थे 30 साल पहले, तो अभी सिर्फ 10 टर्टल पाए जा रहे हैं। तो इतने बुरी तरीके से ये अफेक्टेड हुए हैं। इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंडर में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 के अंडर में आते हैं। साइट्स मेटमेंट अपेंडिक्स 1 में ये आने हैं, क्योंकि अभी हमने देखा इसी के लिए प्रपोजल दिया गया था, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ से क्वेश्चन मैंने बताया ऑलरेडी कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। प्रीलिम्स क्वेश्चन देखिए, अब एक टॉपिक होता है, बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एनवायरमेंट का टॉपिक है ज्योग्राफी का नहीं बन सकता है। तो यहाँ ज्योग्राफी की मैपिंग से भी आ सकती है, पेनिनसुलर इंडिया कहाँ है, या फिर पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन स्टेट्स आते हैं, या फिर ये टर्टल कहाँ पर पाए जाते हैं, टर्टल के स्पीशीज़ जो ये क्यों ये थ्रेटेंड है, ये इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इवन अब यहाँ पर प्रोटेक्शन स्टेटस जो होते हैं, IUCN हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, साइट्स हो गया, इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके वनडे एग्जामिनेशन में, राइट। या फिर कभी कभी UPSC में भी पूछ लेता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वनडे के लिए इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। कुकी चिन मिज़ो, ये रिफ्यूजी हैं बांग्लादेश से मिज़ोरम इंडिया में ये आ रहे हैं क्रॉस करके बॉर्डर। GS पेपर 2 का हिस्सा है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्या है। तो कुकी चिन रिफ्यूजी ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट बांग्लादेश में रहते हैं और मिज़ोरम में ये एंटर कर रहे हैं। क्यों एंटर कर रहे हैं? क्योंकि इनको डर है बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्स इनके अगेंस्ट एक्शन लेगी और इन पर अटैक कर देगी। अब ये मैप में आप देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा क्यों मूव कर रहे हैं। तो चिटागन हिल रीजन कौन सा है? यहाँ पर चिटागन हिल ट्रैक्ट रीजन ये है, इस मैप में आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये बांग्लादेश का रीजन है यहाँ पर, और इंडिया से आप देख रहे हैं बॉर्डरिंग कंट्री है ये इंडिया में कौन सा स्टेट है? मिज़ोरम है यहाँ पर। तो ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, रिफ्यूजी है, वो इंडिया में मूव कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि बांग्लादेश जो भी फोर्स है, एक्शन टास्क फोर्स है, वो इन पर अटैक करेगा, इसलिए इंडिया में मूव कर रहे हैं। अब और आगे क्या स्टैंड यहाँ पर देख सकते हैं। तो मिज़ोरम गवर्नमेंट ने इन्होंने सिंपैथी इनके लिए दिया है, एक्सप्रेस किया है, और इनके लिए जो भी टेम्प्रेरी शेल्टर है, फूड है, जो भी रिलीफ मेजर्स होते हैं, उनके कन्वीनियंस होते हैं, वो सब मिज़ोरम गवर्नमेंट इन रिफ्यूजीज़ को प्रोवाइड करने वाली है। अब यहाँ पर क्या मुद्दा आता है, तो एक किन चिन नेशनल आर्मी KNA आप देख सकते हैं, ये एक आर्म्ड विंग है कुकी चिन नेशनल फ्रंट का। कुकी चिन नेशनल फ्रंट ये कौन है? तो ये जो कुकी चिन रिफ्यूजीज़ आप देख सकते हैं, तो इन्हें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ आती हैं। KNF जो है कुकी चिन नेशनल आर्मी, ये क्लेम करती हैं कि जो भी बाउन, पंखुआ, लुशाई, खुमी, मरो, खयांग, ये सारे एथनिक ग्रुप जो होते हैं वो ग्रेटर कुकी चिन रेस के पार्ट हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड हैं, और ये इनको एक अलग स्टेट चाहिए। जैसा कि हम खालिस्तानी देखते हैं, इंडिया में खालिस्तानी है, और आज़ादी के समय की बात करें तो मुस्लिम्स में सेपरेटिस्ट आए थे, वो एक अलग ही स्टेट चाहते थे। पाकिस्तान उसी से फॉर्म हुआ, बांग्लादेश उसी से फॉर्म हुआ। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी ये कुकी चिन रेस के जो लोग हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, ये एक अपना अलग स्टेट की डिमांड करते रहते हैं, और इसीलिए बांग्लादेशी नहीं चाहते हैं वो, और ये प्रॉब्लम यहाँ पर आपस में इनका टसल हो रहा है। यहाँ पर मैप में ऑलरेडी मैंने बता दिया, चिटागन हिल ट्रैक्ट यहाँ पर है, यहाँ से लोग फ्ली कर रहे हैं कहाँ पर? मिज़ोरम में, इंडिया में, ठीक है। अब कॉज क्या है रिफ्यूजी इन्फ्लक्स का? इंडिया में रिफ्यूजी क्यों आ रहा है? तो जो भी चिटागोंग हिल ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से पहाड़ी एरिया है, नाम से क्लियर है, जंगल है, लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पर कागरचारी, रंगमती, बंदरबन डिस्ट्रिक्ट, ये भी साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश के सारे डिस्ट्रिक्ट है, और ये मिज़ोरम ईस्ट में मिज़ोरम से बॉर्डर करता है, नॉर्थ में त्रिपुरा से बॉर्डर करता है, वहीं साउथ में म्यांमार से ये बॉर्डर करता है। मतलब कि बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं या फिर कंट्रीज आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर बॉर्डरिंग स्टेट कंट्रीज हैं, यहाँ पर मैप में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चारों तरफ से हैं, तो इसीलिए रिफ्यूजी जो है यहाँ पर इन जगहों पे आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए इंडिया में इनका इन्फ्लक्स ज़्यादा बढ़ रहा है। बांग्लादेशी जो भी सिग्निफिकेंट पोर्शन है इस ट्राइबल एरिया का, ये मानते हैं कि ये मेजॉरिटी मुस्लिम बांग्लादेशी हैं, उनके अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, हर चीज़ पूरी तरीके से अलग है, राइट। जो भी चिटागन हिल ट्रैक्ट के एथनिक लिंक्स हैं वो इंडिया के मिज़ोरम के लोग से मैच करता है, मतलब इंडिया के मिज़ोरम में जो भी लोग रहते हैं उनके एथनिसिटी, उनके कल्चर से इनका कल्चर लगभग मैच करता है। मिज़ोरम 318 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 300+ किलोमीटर्स का लैंड बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा लैंड बॉर्डर है, राइट। मिज़ोरम ऑलरेडी 30,000 रिफ्यूजी के लिए एज अ होस्ट रोल प्ले कर रहा है, मतलब मिज़ोरम में ऑलरेडी बहुत सारे रिफ्यूजीज़ हैं। इशू क्या है? जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, कुकी चिन नेशनल फ्रंट ये एक तरीके का एथनिक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये अलग ही स्टेट क्लेम कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका मानना है इनका पूरी तरीके से जो भी एथनिसिटी है, कल्चर है, पूरी तरीके से अलग है। KNF 2008 में मर्ज हुआ था, और ये चिटागन हिल ट्रैक्ट उसको एज अ सेपरेट स्टेट का डिमांड करते हैं। ये कुकी चिन नेशनल आर्मी KNF का एक आर्म्ड विंग है जो कि इनके लिए काम करती हैं। तो 2021 के स्टार्टिंग में इवन एक डील भी हुआ था
जामातुल अंसार के आमिर और मोहम्मद अनिसुर रहमान के बीच में। ये डील क्या था? इस डील के अकॉर्डिंग केएनएफ शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था मिलिटेंट्स को, और रिटर्न में मिलिटेंट्स 3 लाख टका और जो भी फूड का एक्सपेंडिचर होता है वो उनको प्रोवाइड कर रहा था, राइट। तो ये इशू यहाँ पर था, इसी की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडिया का रिफ्यूजी पॉलिसी क्या है? तो इंडिया में कोई भी लीगल या फिर लेजिस्लेशन इश्यूज़ नहीं है, कोई यहाँ पर लॉ प्रोविज़न नहीं है रिफ्यूजी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इवन इंडिया 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1968 में रिफ्यूजी प्रोटोकॉल में इसका मेंबर नहीं रहा है। इंडिया ऑलरेडी रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट करते आया है। कहीं से भी इंडिया में रिफ्यूजी आ रहे हैं, चाहे आप देख लीजिए पाकिस्तान के रिफ्यूजी हो गए, बांग्लादेश के रिफ्यूजी हो गए, तो इंडिया इन रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट करता है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है क्योंकि ह्यूमैनिटी होती है। अब अगर किसी देश में उनको नहीं रहने दिया जा रहा है, इंडिया ऑलरेडी एक डाइवर्स नेशन है और यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए इंडिया यहाँ पर रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन क्या मतलब कि उनकी जो भी बेसिक नीड होती हैं वो सारे कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इवन इंडिया के फॉरेन एक्ट 1946 इसमें भी जो भी पिक्यूलर प्रॉब्लम्स है रिफ्यूजीज़ को लेकर, उसको सॉल्व करने के लिए ये एड्रेस नहीं करता है पूरी तरीके से। इंडिया में रिफ्यूजी का स्टेटस क्या है? तो आज़ादी से लेकर अभी तक नेबरिंग कंट्री से जितने भी रिफ्यूजी इंडिया में आए हैं, इंडिया ने उनको पनाह दिया है। चाहे वो 1947 के बाद, आज़ादी के बाद पाकिस्तान के रिफ्यूजी इंडिया में आए हों, टिबेटन रिफ्यूजी जो कि 1959 में इंडिया में आए थे, उनको भी इंडिया ने पनाह दिया। 1960 में चकमा और होजांग जो कि अभी बांग्लादेश में है, वहाँ से रिफ्यूजी आए थे। दूसरे बांग्लादेशी रिफ्यूजी 1965 और 1971 में इंडिया आए थे। फिर श्रीलंका और तमिलनाडु रिफ्यूजी जो भी 1980s में आए थे, उनको पनाह दिया इंडिया ने। और अभी रिसेंटली रोहिंग्या कम्युनिटीज़, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा, खबरें में रहते थे हमेशा, ये रोज़ कुछ ना कुछ इनके बारे में न्यूज़ आता था, उसमें भी इंडिया ने बहुत ही सपोर्ट किया है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ब्लू बगिंग जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक का पार्ट है। तो ब्लू बगिंग क्या होता है? सिंपल टर्म्स में आप समझ लीजिए, ब्लूटूथ आप जानते हैं, ब्लूटूथ यूज़ करते होंगे गाना सुनने के लिए या फिर म्यूज़िक प्ले करने के लिए। तो अगर आपके डिवाइस में, फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन है, तो हैकर्स क्या कर सकते हैं? इस ब्लूटूथ को हैक करके आपके मोबाइल का डेटा क्या, चाहे आपके फ़ोन नंबर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, आपके कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये सब कुछ ब्लू बगिंग के अंडर में आता है। ये सिंपल टर्म में आप हैकिंग समझ लीजिए। तो जिस भी डिवाइस को ब्लू बग किया जाता है उसमें क्या क्या हो सकता है ऑलरेडी मैंने बता चुका। वो आपके कॉल्स को सुन सकते हैं, मैसेज को रीड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस हद तक आपका डिवाइस यहाँ पर हैक हो जाता है। स्टार्टिंग में ये लैपटॉप के जो भी ब्लूटूथ कंपैटिबल होते थे उनके लिए सीरियस थ्रेट था, लेकिन अब स्पेशल टेक्निक आ गया है और ये फ़ोन और मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। यहाँ पर 3 टर्म आ जाते हैं, ब्लू बगिंग, ब्लू जैकिंग और ब्लू स्नैफिंग। ये क्या होता है हम एक एक करके जान लेते हैं। तो ये इन सब का जो कॉमन एरिया है ब्लूटूथ है। अगर किसी भी डिवाइस में ब्लूटूथ इनेबल्ड है, ऑन है, तो ऐसे डिवाइसेस को ये टारगेट करते हैं। तो सबसे पहला है ब्लू जैकिंग। ब्लू जैकिंग में क्या आता है? तो किसी भी डिवाइस में अगर फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन है तो उस डिवाइस में लोग मैसेज भेज देते हैं, मतलब हार्मलेस मैसेज होते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इस टाइप के एक्टिविटीज़ को ब्लू जैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लू स्नार्फिंग। ये थोड़ा सा और सीरियस हो जाता है। जो भी डिवाइसेस ब्लूटूथ इनेबल्ड होते हैं उनको ये हैक करके उनके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव डेटा को बिना उनके परमिशन के डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोन बुक के मैसेजेस पढ़ सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, भेज सकते हैं इमेजेस, सब कुछ वो देख सकते हैं। फाइनली आता है ब्लू बगिंग। ये इससे भी ख़तरनाक होता है। ये पूरी तरीके से डिवाइस का कंट्रोल दे देता है। जो भी हैकर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से कंट्रोल दे देता है। हैकर्स कॉल सुन सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव करते हैं, डेटा देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हर तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर ब्लू बगिंग के द्वारा कर सकते हैं। होता कैसे? ये ब्लूटूथ के ऑन रहने से होता है। थ्रेट इसका क्या क्या है? तो ब्लू बगिंग जो भी ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस हैं उनको अटैक होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो किसी भी अगर डिवाइस का ब्लूटूथ एक्टिव है, डिस्कवरेबल मोड में है, तो वो थ्रेट उनके ऊपर ज़्यादा होता है, राइट। तो होता क्या है? तो डिवाइसेस के साथ पेयर कर लेते हैं। पेयर करने के बाद हैकर्स पूरी तरीके से ऑथेंटिकेशन को बाईपास करके सब कुछ वहाँ का सब कुछ डेटा वो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है? बहुत सिंपल सा प्रिवेंशन है। जब आपको ज़रूरत नहीं है आपके ब्लूटूथ की तो उसको ऑफ रखिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है और आपने अपना ईयरफोन कनेक्ट कर रखा है तो एक बार में एक ब्लूटूथ से एक डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। तो ये फैसिलिटी मिल सकती है, ये फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने ब्लूटूथ को बंद कर लीजिए, आपका डिवाइस सेफ रहेगा, राइट। Moving to next topic, China's growing forays into South Asia, India Ocean regions as it quietly holds first China-Indian Ocean Region Forum without India। तो यहाँ पर चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम एक मीटिंग हुआ था बिना इंडिया के, उसके बारे में बताया गया है। जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, देख लेते हैं क्या है। तो जैसा कि हमने बताया, चाइना ने एक फर्स्ट हाई लेवल चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम एक ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पर चाइना को इन्होंने इनवाइट नहीं किया था, तो सॉरी इंडिया को इनवाइट नहीं किया था, तो इंडिया इसका हिस्सा नहीं रहा।
इस मीटिंग का थीम क्या है? शेयर डेवलपमेंट। कोई भी इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग होती है तो वहाँ पर डेवलपमेंट ही मुद्दा रहता है, हर तरीके का डेवलपमेंट किया जाता है, चाहे आपका रिसोर्सेज हो, कोस्टल रिसोर्सेज हो, रोड हो, रेलवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कमर्शियल हो, बिजनेस हो, तो हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए कोई भी मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल की होती है। तो यहाँ पर ब्लू इकॉनमी को रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा थे क्योंकि यहाँ पर ओशंस हैं, तो ओशन में ब्लू इकॉनमी एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अगर ब्लू इकॉनमी देखना है तो आप यहाँ पर एक इमेज देख लीजिए, बहुत ही पुराने इमेज है। यहाँ पर बताया गया है ब्लू इकॉनमी सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव लाइवलीहुड एंड जॉब एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ। तो ओशन में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करना, उनको मतलब कि बिज़नेस में लाना, उसको हम ब्लू इकॉनमी के अंडर में लाते हैं। इवन ब्लू इकॉनमी में टूरिज्म आता है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट आता है, फिशरीज़ आता है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी जो इस मीटिंग की पार्टिसिपेंट कंट्री है उसमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, ये इतने सारे कंट्रीज़ हैं आप देख सकते हैं, लेकिन इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशन से रिलेटेड मीटिंग है लेकिन इंडिया को ही इनवाइट नहीं किया गया। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडियन ओशन से रिलेटेड मीटिंग है और इंडिया को ही नहीं बुलाया गया, तो क्या इंडियन ओशन इंडिया का है या फिर जो और ओशन होते हैं वो उन कंट्रीज़ का है? इसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको अभी देता हूँ, थोड़ा मैप में इसको देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से ओशन होते हैं। तो सबसे पहले तो एक इंडियन ओशन ही ऐसा ओशन है जो कि किसी कॉन्टिनेंट के नाम पे पड़ा है, बाकी सब ऐसा कोई ओशन नहीं है जो किसी कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट के नाम पे पड़ा हो। अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, ये सारे ओशन ऐसे ही नाम रखे गए हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है, अगर इंडियन ओशन है यहाँ पर इंडिया के पास है तो ये पूरा ओशन इंडिया का नहीं हो जाता है। इसके लिए एक कन्वेंशन बना है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन 1982 में इसको स्टार्ट किया गया था और 1994 में इसको रेटिफाई कर दिया गया था, यानी कि लागू हो गया था। तो लॉ ऑफ सीज बनाए गए थे। लॉ ऑफ सीज मतलब कि समुद्रों का लॉ क्या होगा। तो ऐसा है, नहीं है ज़रूरी है कि जो भी अगर ये एरिया इतना है तो ये पूरा पूरा इंडिया का हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर लॉ बने हुए हैं। मान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो इधर पूरा अटलांटिक ओशन इनका नहीं हो जाता या फिर ये यूरोप का नहीं हो जाता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, यहाँ पर बताया गया है 12 नॉटिकल माइल्स, ये टेरिटरी होता है किसी कंट्री का। मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया कोस्टल एरियाज़ में 12 नॉटिकल माइल तक ये इनके टेरिटरी होंगे और 12 नॉटिकल माइल्स जो होगा वो कंटीजियस जोन होगा और उसका बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और यहाँ पर 200 इकोनॉमिक ये नॉटिकल माइन, यहाँ पर 200 इकोनॉमिक नॉटिकल माइन यहाँ से कन्वर्ट किया जाता है, ये इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। मतलब कि जो भी कोस्टल एरिया है, जैसे ये कोस्टल एरिया है तो इनसे 200 नॉटिकल माइल ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ से जो भी फिशरीज़ होती हैं, जो भी इकोनॉमिक काम होता है, वो सब ये इस कंट्री के अंदर में आता है। मतलब ये कंट्रीज़ अपने बॉर्डर में रह कर सकती है, तो एक तरीके का ये इनका बॉर्डर भी होगा, राइट। आपने कभी कभी सुना होगा श्रीलंका और इंडिया के बीच में टसल हुआ, कुछ मछुआरे जो है श्रीलंका में पकड़ लिए गए क्योंकि श्रीलंकन बॉर्डर में पहुंच गए थे। तो ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए जाते हैं। इवन अभी हाल ही में एक राम सेतु नाम से मूवी आया था, अगर आपने देखा होगा, उसमें अक्षय कुमार जो रिसर्च करने जा रहे थे उसमें वहाँ पर उनको बताया गया था कि आप श्रीलंकन वाटर में ना जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ की एक टेरिटरी होती है पानी में भी। 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ से आप इनका कोई भी जो भी इकॉनमी से रिलेटेड काम है, फिशरिंग हो गया, फिशिंग हो गया, जो भी होता है यहाँ पर ही ईजिली कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर इंडियन ओशन है तो इंडिया को बिलोंग करता है। ये इंटरनेशनली सबके लिए अवेलेबल है। इसके प्रोटेक्शन के लिए हालांकि लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे यहाँ पर चाइना है, चाइना अलग अलग जगह पोर्ट्स बना रही है, तो अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए बना रही है, इवन मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी बना रही है। जो भी नेवीज़ होती हैं यहाँ पर, तो अलग अलग कारणों से यहाँ पर ओशंस में भी काम किए जाते हैं, राइट। अब हम जानते हैं अर्थ का बहुत ही मेजर हिस्सा पानी से कवर्ड है और ओशन में बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। अर्थ मतलब धरती से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो पानी में है, इसीलिए ओशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इशू क्या है, चाइना को हमेशा अक्यूज़ किया गया है डेट डिप्लोमेसी के लिए। डेट डिप्लोमेसी क्या होता है, तो चाइना क्या करती है, बहुत सारा पैसे देती है किसी कंट्री को। अभी एग्जांपल में श्रीलंका को इन्होंने बहुत सारा पैसा दिया था। क्यों दिया था? ताकि श्रीलंका में ये अपना पोर्ट बना सकें। उसी तरीके से डिजबौती, ये भी एक जगह है, यहाँ पर भी इन्होंने पैसे देकर अपना एक पोर्ट बना लिया था। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ को लोन देते हैं, उधार देते हैं, पैसे देते हैं और वहाँ पर अपना कब्जा किए जा रहे हैं। तो अपना कब्जा किए जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, इनके ट्रेड के लिए आसानी हो जाएगी, मिलिट्री इनका कवर वहाँ पर हो जाएगा, नेवीज़ तैनात रहेंगी, तो इनको पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसीलिए चाइना इस पॉलिसी पे, डेट डिप्लोमेसी पे काम कर रही है। तो ये बहुत ही मेजर इशू है पूरे देशों के लिए। यहाँ पर ट्रेडिशनल इंडिया जो है, इंडियन ओशन रीजन IOR का ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, फिर भी इंडिया को यहाँ पर नहीं बुलाया गया। तो ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। इवन चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ के बारे में डिस्क्लोज़ करना भी मना कर दिया। वो भी कहा कि वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। IORA क्या है, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक फॉर्म हुआ है जो कि
जो भी ओशन, इंडियन ओशन है, यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं इनको यूटिलाइज़ करने के लिए और यहाँ पर जो सुरक्षा होती है, सिक्योरिटी होती है, उसके लिए भी एक फोरम या फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, एसोसिएशन बनाया गया है। तो इंडिया उसका हिस्सा है। ये 1997 में बनाया गया था और इसमें 23 मेंबर स्टेट्स हैं और 9 डायलॉग पार्टनर्स हैं। मेंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमोरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज़ यहाँ के मेंबर हैं। इसमें चाइना एक डायलॉग पार्टनर है और आईओएस का जो सेक्रेटरीट है या फिर हेड ऑफिस आप कह सकते हैं वो मॉरिशियस में इस्टेब्लिश है, राइट। तो ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन ओशन में रिसोर्सेज के लिए काम करता है, सिक्योरिटी के लिए काम करता है, कैसे डिवाइड हो, कैसे यूज़ हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वल्कनो, मौना लावा वल्कनो। ये हवाई में है, अब 38 साल बाद इरप्ट हुआ है। तो वल्कनो क्या होता है? वल्कनो आप जानते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर, बहुत ही बेसिक सा टर्म है, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ के मेजर कितने हिस्से होते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 पार्ट होते हैं अर्थ के। और वल्कनी जो होता है वो जो अंदर में जो मैग्मा होता है, मैग्मा कहाँ होता है? कोर में होता है और मेंटल के अपर लेयर में होते हैं, सॉरी लोअर लेयर में पाए जाते हैं। तो इनको जब भी स्पेस मिलता है, जब भी कोई वीक स्पेस मिलता है तो क्रैक्स मिलता है, वो वहाँ से स्पेस निकलते निकलते अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, मैग्मा जो होता है। तो मैग्मा जब अर्थ स्पेस के ऊपर आता है तो ये एक पहाड़ बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? मैग्मा जब बाहर निकलेगा, ऊपर आएगा, फिर नीचे गिरेगा, ठंडा होगा, जब ठंडा होगा सॉलिडिफाई होगा तो ये एक पहाड़ के शेप में बना लेते हैं। इसे ही हम वल्कनो कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्यों कहते हैं? मतलब कि जब ये ओपनिंग होती है, जब ये बर्स्ट होता है, जब निकलता है तो ये आग निकलता है, इसलिए इसको हम ज्वालामुखी कहते हैं, राइट। और जब ठंडा होकर ये पहाड़ बना लेता है और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है या फिर आप कह सकते हैं अंदर से फिर से मैग्मा या लावा फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो फिर से वल्कनो इरप्ट होता है, फिर से वल्कनो फट जाता है। तो वल्कनो कई वल्कनो एक्सटिंक्ट हैं, डॉर्मेंट हैं, बहुत सारे एक्टिव वल्कनो हैं। तो ये वल्कनो जो है 38 साल बाद फटा है, मतलब इरप्ट हुआ है। इससे पहले तक ये शांत था, राइट। माउना लाओ ये क्या है? तो ये 5 वल्कनोज से एक है। यहाँ पर हवाई का एक बड़ा आइलैंड जो बनाता है, उनमें 5 वल्कनोज हैं, उनमें से एक वल्कनो का नाम है माउना लावा। इसका नाम लॉन्ग माउंटेन, हवाईयन में लॉन्ग माउंटेन कहते हैं इसको। और ये 50% से ज़्यादा बिग आइलैंड का लैंड मास है और धरती से, अर्थ से ये 30,000 फीट ऊपर है, सॉरी सी लेवल से अगर हम मेजर करें 30,000 ऊपर है। ये माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा हाई है ये, ठीक है। ये लार्जेस्ट वल्कनो है, टॉलेस्ट नहीं है। टॉलेस्ट लार्जेस्ट में अंतर क्या होता है? लार्जेस्ट मतलब कि बहुत ही बड़ा, ये हम लार्जेस्ट कह देंगे। और टॉलेस्ट क्या कहेंगे? अगर लेंथ में बड़ा होगा उसे हम टॉलेस्ट कहेंगे। तो ये टॉलेस्ट वल्कनो नहीं है बल्कि ये लार्जेस्ट वल्कनो है। टॉलेस्ट वल्कनो की बात करें तो उसका नाम है माउना किया। ये भी देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सारे आपके वनडे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। टॉलेस्ट वल्कनो कौन सा है, लार्जेस्ट वल्कनो कौन सा है हवाई में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। माउना लाओ लास्ट टाइम 1984 में इरप्ट हुआ था और टोटल अभी तक 1883 से लेकर 33 बार इरप्ट हो चुका है। जो अभी हाल ही का इरप्शन हुआ है 2020 में, तो 34th इरप्शन हो गया है इसका। और हिस्ट्री का इतिहास कब से शुरू हुआ है? तो 1843 से ये इरप्ट होना शुरू हुआ था, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माओ लावा वल्कनो। इम्पैक्ट क्या है? तो किसी भी वल्कनो में गैसेस निकलते हैं, बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारे गैस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, स्पेशली एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और ये अगल बगल के जो भी घर होते हैं, अगल बगल क्या मतलब कि अगर वल्कनो यहाँ पर है तो ऐसा नहीं है कि बगल में ही घर होगा, वो काफ़ी दूर तक सिटीज़ वगैरह होती हैं। तो यहाँ से जो भी डस्ट निकल रहा है, जो भी गैस निकल रहा है, घरों में जाता है, तो घरों में भी ये लोगों को परेशानी का सबब बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डस होता है और बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इश्यूज़ हो जाते हैं उन लोगों को। अगल बगल जो भी खेत होते हैं, खलियान होते हैं, घर होते हैं, उनमें भी कभी कभी लावा पहुँच जाता है, तो ये बहुत ही बुरी तरीके से तबाही मचा सकता है कोई भी लावा, राइट। So this is all about impact and about lava. Our last topic is Adivasis at bottom rung of India's development pyramid finds ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो हाल ही में ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 को पब्लिश किया गया। इसके हिसाब से बताया गया कि जो भी ट्राइबल्स हैं वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं, बल्कि इनको और पीछे ढकेला जा रहा है। क्या है यहाँ पर? तो खबरों में बताया गया है इंडिया में 8.6% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। लेकिन डेवलपमेंट के पिरामिड की बात करें तो जैसे पिरामिड फॉर्म होता है, डेवलपमेंट में किनका रोल कितना है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के हिसाब से किसका डेवलपमेंट सबसे कम हुआ है? तो सबसे बॉटम में जो लोग आते हैं वो ट्राइबल्स आते हैं, इनका डेवलपमेंट सबसे कम हुआ है। इवन इंडिपेंडेंस को 75 साल हो गए हैं, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ट्राइबल अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके हैं, इनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सका है। यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड करें, मतलब कि 2001 के सेंसस के हिसाब से, पुराना डेटा है, बहुत ज़्यादा पुराना डेटा है, लेकिन एक रफली आइडिया आपको लग जाएगा कहाँ पर ज़्यादा ट्राइबल्स रहते हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं उड़ीसा में मतलब कि इस स्टेट के कितने परसेंटेज पॉपुलेशन ट्राइबल्स हैं,
तो आप देख सकते हैं कहाँ पर किस रीजन में ट्राइबल्स हैं। ये पुराना डेटा है, आपको नया डाटा भी मिल जाएगा इंटरनेट से, आप वहाँ पर देख लीजिए। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये समझना है कि ट्राइबल जो भी 2011 के सेंसस के हिसाब से 8.6% डेटा ट्राइबल्स है, मतलब कि बहुत ही मेजर पोर्शन है। कोई भी एक कम्युनिटीज़ जो भी होती हैं ट्राइबल होती हैं, वो एक कम्युनिटीज़ हैं ओवरऑल। SC ST आप जानते हैं, तो SC शेड्यूल कास्ट है और ST क्या होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स में एक ही कम्युनिटी है, ऐसे भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ आते हैं, बहुत सारे एथनिसिटी आती है, बहुत सारे कल्चर्स आते हैं, लेकिन ओवरऑल वो मिलकर शेड्यूल ट्राइब फिर ST बनाते हैं, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट की फाइंडिंग, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है, तो ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 ये भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश किया गया था और ये 1947 से सबसे अपनी तरीके का सबसे पहला रिपोर्ट है। इससे पहले इस तरीके का रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में बनाया गया है कि जो भी इंडिया के इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं वो एलुवियल प्लेन से दूर उनको किया जा रहा है। एलुवियल प्लेन क्या होते हैं, एलुवियल होता क्या एक्चुअली, तो ये सॉइल होता है एक तरीके का जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो इनको इन एलुवियल प्लेन से दूर ढकेला जा रहा है, जंगल में जा रहे हैं, ये जंगलों में, ड्राई लैंड्स में ऐसे जगह रह रहे हैं, तो इसलिए इनका डेवलपमेंट जो हो रहा है बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। टोटल 257 शेड्यूल ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 90% जो है वो या तो फॉरेस्ट्री एरिया में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं या फिर सूखे में रहते हैं, राइट। तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो एलुवियल प्लेन्स में नहीं रह रहे हैं। इसका जो गोल है क्या है, तो जो भी पॉलिसी मेकिंग है, प्रैक्टिसर हैं, एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, उनको मेजर ट्राइबल इश्यूज़ को समझने के लिए ये फाइंडिंग्स दी गई है, ये फाइंडिंग्स लाई गई है। इस रिपोर्ट में ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो भी स्टेटस है ऑल इंडिया लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, वो बताए जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, इकॉनमी, माइग्रेशन, गवर्नेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर, हेल्थ, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जानी है इस एरिया में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेजर फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। स्टिल इफ यू हैव डाउट इन एनी टॉपिक यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आपको सेपरेट वीडियो उसको बना के बताया जाएगा या फिर आपको किसी भी तरीके से वो टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय।